क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड नेशनल इनकम। ठीक है, बेसिकली तीन मेथड है, आपको पता है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड्स। प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। जो प्रोडक्ट मेथड है इसे आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। बेसिकली अगर आपको जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको अगर सीखना है तो इसके लिए इससे पहले हमने बताया था इनकम इन टू सेक्टर मॉडल्स। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी में एक फर्म होता है हमारा, दूसरा हाउस होल्ड होता है। ओके, ये इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में टू सेक्टर है। एक तो फर्म है, फर्म बोले तो जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है किसी भी कंट्री का उसको हम फर्म कहते हैं, और हाउस होल्ड जो कि हमारा कंज्यूमर होता है। ठीक है, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। जितना भी कंट्री का फर्म है या प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको एक साथ मिलके हम फर्म बोलते हैं। फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड से फैक्टर लेता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लेता है। इट मीन्स कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिससे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उनको हमने चार कैटेगरीज में रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को। फर्म क्या करता है, इसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट, इट मीन्स फैक्टर पेमेंट जो हुआ क्या करता है, लैंड के बदले में फर्म क्या करता है, अगर हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया तो उसके बदले में रेंट है, लेबर के बदले में वेजेस है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में प्रॉफिट। ओके, इट मीन्स फैक्टर जो पेमेंट है वो हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। ठीक है, एकदम बहुत क्लियर क्रिस्टल है कि हाउस होल्ड क्या करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म क्या करता है, उसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को। अब यहाँ आप देखिए कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के कारण हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। और इसका जो वैल्यू है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है रेंट में, क्योंकि हमने इसको प्रोड्यूस करने के लिए रेंट दिया है, वेजेस दिया है, इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट, जितना भी हम फैक्टर पेमेंट करते हैं उसको हम चार ही कैटेगरी में रखते हैं, वेदर इट विल बी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी जो हाउस होल्ड को रिसीव हुआ है वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी। ठीक है, अगेन हाउस होल्ड ने फर्म को क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर प्रोवाइड किया है और फर्म ने इसको फैक्टर पेमेंट किया है। अब क्या होता है ना कि हाउस होल्ड के पास इनकम आ गया। ठीक है, इनकम का जो फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड के पास आ गया। इसके पास इनकम है सेम वैल्यू, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और फर्म के पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है। इसी इनकम से क्या करता है हाउस होल्ड, फिर अगेन फर्म्स द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को खरीदता है, परचेज करता है। तो उसके लिए सारे इनकम का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, तो अगेन मान के चलो कि कंज्यूमर का या हाउस होल्ड का कोई सेविंग्स नहीं है। जितना भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड ने इनकम रिसीव किया है वो कोई सेव नहीं करता, सारा कंज्यूम कर लेता है, कंजम्पशन अगेन इनकम क्या हो गया, इसके पास आ गया, और गुड्स एंड सर्विसेज अगेन हाउस होल्ड के पास आ गया। ओके, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके,
तो अगेन इनकम इसके पास आ गया, अगेन क्या करेगा फर्म, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, अगेन फैक्टर के रूप में पेमेंट। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच, बेसिकली प्रोड्यूसर के बीच और कंज्यूमर के बीच। ठीक है, अगर आप टू सेक्टर मॉडल को देखें, इसमें कुछ एजम्पशंस है। हम मान के चलते हैं कि हमारा क्या है कि हाउस होल्ड जो है सेव नहीं करता है, अगर सेव करता तो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करता। ठीक है, और दूसरा हम मान के चलते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज पे थोड़ा टैक्स लगता और गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू इन्फ्लेटेड होता। अब सेम देखो क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और फर्म ने क्या फैक्टर पेमेंट किया, सेम इनकम इसके पास आ गया फैक्टर पेमेंट के रूप में। सेम इनकम को क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड। ठीक है, अगेन इनकम जो रिसीव किया था हाउस होल्ड वो फर्म के पास आ गया और फर्म द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास आ गया। ये इकोनॉमी में चलता रहता है। अब जीडीपी की बात करें कि जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, आपने पढ़ा था जीडीपी इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। ओके, तो अगर हम फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर ले तो प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा जीडीपी का। ठीक है, अगर हम फर्म ने जितना फैक्टर पेमेंट किया है हाउस होल्ड को, या हाउस होल्ड ने जितना फैक्टर इनकम रिसीव किया उसको कैलकुलेट कर ले तो दिस विल बी द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ओके, सेम उसी तरह से अगर हम हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कैलकुलेट कर ले, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। बेसिकली यहाँ तो हमने सिर्फ हाउस होल्ड लिया है, तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, गवर्नमेंट का भी। एक मॉडल, इमेजिनरी मॉडल है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हम जीडीपी और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा जो जीडीपी कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड्स है। अभी हमने कहा कि प्रोडक्ट मेथड में कि अंडर द प्रोडक्ट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होता है उसके अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम एक साथ कैलकुलेट कर दें तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली होता है, यहां आपको हमने बताया है कि फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम फाइनल आउटपुट को हम ले लें कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत सारे चीज़ों का हम डबल काउंटिंग कर लेंगे। इसीलिए किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है या फर्म होता है उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही कैलकुलेट किया जाता है। अब एक एग्जांपल देख लो कैसे डबल काउंटिंग होता है, हम यही समझा देते हैं। मान के चलो एक फार्मर है, दूसरा बेकरी वाला है ना, बेकर जो होता है। फार्मर ने 1000 का वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सेक्टर, बेकरी वाला इज द सेकेंडरी सेक्टर। इसने क्या किया, 1000 का वीट बेकरी वाले को बेच दिया। बेकरी वाले ने क्या किया, 500 रुपए इसमें और ऐड कर दिया। इट मीन्स के कुछ उसमें मटेरियल लगाया, अपना कुछ लेबर लगाया, उसको क्या किया, ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ब्रेड का वैल्यू हो गया 1500 हो गया और जो वीट का वैल्यू था 1000 था। अब अगर हम फाइनल आउटपुट को ले लें कि प्राइमरी सेक्टर हमारा फार्मर ने 1000 का प्रोड्यूस किया है और बेकरी वाले ने 1500 का, तो हमारा जीडीपी यहाँ 2500 हो जाएगा। जो कि आपको लग रहा है कि ये जीडीपी हमारा सही है। आप इसमें देखो कि 1500 जो हमारा यहाँ 1500 में 1000 वैल्यू का हमारा वीट इंक्लूड है, जो कि बेकरी वाले ने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया था, जो कि ऑलरेडी हमने फार्मर प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है और फार्मर वाले इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ डबल काउंटिंग हो जाता है सेम रॉ मटेरियल का या फिर सेम प्रोडक्ट आउटपुट का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। तभी हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकेंगे। तो यहाँ इसके लिए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ इसने सिर्फ 500 पे किया, तो हमने सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 500 को लेना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमको
1000 है। टोटल जो जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी 1500, 500 सेकेंडरी सेक्टर, 1000 प्राइमरी सेक्टर। इसीलिए हम जो प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, अंडर दिस मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ दिस कंट्री। अब ऑल द फर्म क्योंकि एक फर्म तो है नहीं, यहाँ जो हमारा साइन है, सिंबल है, जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ द कंट्री। ऑल द फर्म इस तरह से आई इट मीन्स के दैट इज फ्रॉम 1 to n नंबर ऑफ फर्म्स। जितना भी नंबर, अगर 1000 है तो 1 से लेके 1000 जितना भी फर्म है इस कंट्री में, उसको हम उसके ग्रोस वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देते हैं। बेसिकली क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रोस वैल्यू एडेड बाय द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा जीडीपी आ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रोस वैल्यू एडेड आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो दैट इज आउटपुट दे रखा होता है, कहीं कहीं इंटरमीडिएट गुड दे रखा होता है, या सेल्स का फिगर हो तो ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ किसी भी फर्म का सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अगर सेल्स वाला फिगर लें, ठीक है, या तो हम आउटपुट ले सकते हैं कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, या सेल्स एक फर्म ने कितना सेल्स किया। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हमने पढ़ाया कि जो जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का हमारा 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। ओके, इस 3 मेथड को समझने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना जरूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, बेसिकली एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे इनकम जो है फर्म से हाउस होल्ड के बीच और हाउस होल्ड से फर्म के पास आता है। ठीक है, बेसिकली इस 2 सेक्टर मॉडल में हम मान के चलते हैं कि हमारा 2 सेक्टर है, एक तो फर्म है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, दूसरा हाउस होल्ड है जो कि फर्म को या तो फैक्टर प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, और हाउस होल्ड फर्म द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ओके, अगर ऑल्टरनेटिवली आप कहें तो प्रोड्यूसर है एंड द कंज्यूमर है होता, और इन दोनों के बीच इनकम का फ्लो कैसे होता है एक इकोनॉमी में, और ये इससे हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो जितना भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है किसी भी कंट्री का, उसको हम फर्म कहते हैं। फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है, रेंट पे लेता है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जितनी भी चीज़ों की मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसको 4 कैटेगरीज में रखा गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या करता है, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, फर्म जिसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या करता है कि फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इट मीन्स अगर हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड किया फर्म को तो फर्म इसके बदले में क्या देगा, रेंट देगा। अगर लेबर प्रोवाइड किया हाउस होल्ड फर्म को तो उसे वेजेस देगा। अगर कैपिटल प्रोवाइड किया है फर्म को हाउस होल्ड ने तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगा। अगर इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है जो कि बिजनेसमैन ओनर होता है या फिर ठीक है इन्वेस्टर होता है, वो प्रॉफिट रिसीव करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। ठीक है, फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया और जो हाउस होल्ड के हेल्प से किया, और हाउस होल्ड के पास क्या चला गया, फैक्टर पेमेंट चला गया। ठीक है, फर्म के पास यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है और इनकम जो है कि हाउस होल्ड के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो फ्लो ऑफ फैक्टर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म होता है और फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड होता है। तो फर्म के पास अभी गुड्स एंड सर्विसेज है और सेम वैल्यू का इनकम जो है हाउस होल्ड के पास है। अब अगेन क्या करता है, हाउस होल्ड इसी इनकम को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोले तो फर्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड खरीदता है। मान के चलो अगर हाउस होल्ड का कोई सेविंग्स नहीं है तो सारा इनकम अगेन फर्म के पास आ जाता है और इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है। तो इकोनॉमी में ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। अब बात करते हैं जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करें।
ठीक है, आपने पढ़ा था कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अब हमने या तो यहाँ फर्म के द्वारा, जितना भी फर्म है इस कंट्री में, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर दें, तो दैट इज द ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितना भी फैक्टर पेमेंट हुआ है उसे हम कैलकुलेट कर दे तो दैट इज द इनकम मेथड। या तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड टोटल इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसी को हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एंड थर्ड वन मिक्स्ड इनकम, जो बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि जो इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी 3 चीज है आपका, जिसमें हम एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बोले तो प्रॉफिट, रेंट वगैरह, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको सैलरी बोलते हैं या वेजेस, कॉम्पनसेशन में वेजेस एंड सैलरी सारा चीज आ जाता है। तीसरा है मिक्स्ड इनकम, जो कि फार्मर का इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का इनकम होता है। ठीक है, ये 3 चीज है जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। अब हमने कहा इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं फैक्टर इनकम जो रिसीव्ड हुआ है हाउस होल्ड को, दैट इज इनकम मेथड, और अगर या टोटल इनकम जो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड का, ठीक है, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर ले दैट विल बी द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ओके, यही 3 मेथड है, सर्कुलर फ्लो से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो प्रोडक्ट मेथड है जिसे हम आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, ठीक है, अंडर दिस मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म ऑफ अ कंट्री। ओके, अब ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? हमने बताया था कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है किसी भी फॉर्म का, उसमें हम टोटल आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड माइनस कर देते हैं जस्ट टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। क्यों, क्या होता है अगर ग्रोस वैल्यू एडेड को नहीं, फाइनल आउटपुट को ही कैलकुलेट कर दे सारा सेक्टर का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम डबल काउंटिंग कर लेंगे बहुत सारी चीजों का। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, एक कंट्री में एक फार्मर है, बेकर है, अगर फार्मर 1000 रुपीज का व्हीट प्रोड्यूस करता है और इसे सप्लाई कर देता है 1000 रुपये में बेकरी को, बेकरी वाला क्या करता है 500 इसमें ऐड करता है और 1500 का ब्रेड बना लेता है। तो यहां ब्रेड का जो वैल्यू हो गया 1500 हो गया, व्हीट का वैल्यू 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जीडीपी अगर फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेक्टर का, मान के चलते हैं फार्मर इज द प्राइमरी सेक्टर एंड बेकरी वाला इज द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अगर फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट करें तो 1000 हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे कि फार्मर का प्रोड्यूसर है व्हीट, और सेकेंडरी सेक्टर में बेकरी वाले का जो बेकरी है उसका प्रोडक्शन है 1500, तो टोटल 2500 हो जाएगा जीडीपी, क्योंकि फाइनल आउटपुट इसका 1000 है, इसका 1500 है, जो कि गलत होगा। क्योंकि आप देखोगे कि ब्रेड में जो है 1500 जो ब्रेड है उसमें व्हीट का वैल्यू भी एडेड है। जब व्हीट का वैल्यू ऐड है तो दैट इज यूज्ड बाय द बेकरी एज एन इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इस इंटरमीडिएट गुड को हमें माइनस कर देना है, तो ग्रोस वैल्यू एडेड हो जाएगा इसका बेकरी वाले का 1500 फाइनल आउटपुट माइनस 1000 दैट इज इंटरमीडिएट गुड, दैट 500 विल बी द ग्रोस वैल्यू एडेड। ओके, और इसका तो इसने इंटरमीडिएट गुड्स अगर कुछ यूज नहीं किया तो दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्मर। तो दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। और हम ग्रोस वैल्यू एडेड इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम डबल काउंटिंग से को अवॉइड कर सके, नहीं तो डबल काउंटिंग हमारा जीडीपी इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो यहां हमने जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड, ये जो समेशन है दैट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म ऑफ द कंट्री। अब हमने यहाँ आई इज इक्वल टू 1 दिया है कि 1 से लेके n नंबर ऑफ द फर्म, n नंबर इन्फिनेटिव जितना भी फर्म होता है उस सारे का अगर हम ग्रोस वैल्यू एडेड कर एक साथ इंक्लूड कर दे तो दैट इज विल बी द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑल्टरनेटिवली जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप कह सकते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोड्यूस्ड बाय द टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों को ऐड कर दें तो हमारा प्रोडक्ट मेथड या ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड से जीडीपी आ जाता है।
ठीक है। अगेन हमने ग्रोस वैल्यू एडेड को यहाँ समझाया था कि बाय चांस आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, या अगर हम सेल्स का फिगर लें किसी भी फॉर्म का, तो सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री में कितना चेंजेस हुआ। अब चेंज इन इन्वेंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कि कितना हमने सेल्स किया इन्वेंट्री में से भी, ठीक है। दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अब हमने क्या क्या, कुछ फिगर्स होता है हमारे पास जो आपको मैं यहां नीचे समझा देता हूं, क्योंकि यहां हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हमने जो निकाला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारा कैपिटल गुड्स का कंजम्पशंस भी होता है, लाइक रोड्स, प्लांट एंड मशीनरी यूज होता है, तो उसके वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो ग्रोथ से ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा एट मार्केट प्राइस। ओके, मैं यहां लिख देता हूं अगर दिख रहा है आपको तो, जीडीपी सॉरी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन माइनस करने की वजह से नेट फिगर आ गया, लेकिन इसमें भी जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है ना कि जो जीडीपी हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इसमें तो हमने मान के ये चला था कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट बोले तो जो कि टैक्स इंपोज करता है बेसिकली, या तो टैक्स लगाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, हमारे यहाँ जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, ठीक है, या सब्सिडीज देता है। लेकिन टू सेक्टर मॉडल में हम ये मान के चले थे कि हमारा देयर इज नो गवर्नमेंट। एक एजम्पशन ये है कि दूसरा एजम्पशन उसका कि जो हाउस होल्ड है वो सेव नहीं करता है, ठीक है, इसलिए बहुत सिंपल मॉडल है ये। अदरवाइज क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, तो उस पे क्या करती है सरकार, टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाता है, या सब्सिडीज भी कुछ चीजों पे लगा देती है जिसकी वजह से उसका वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ जाता है। तो हम ग्रोस वैल्यू एडेड क्योंकि फाइनल आउटपुट को लेते हैं तो मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा जीएसटी है प्लस सब्सिडीज कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या जीडीपी में ये सारा चीज माइनस करें तो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है, ठीक है। अभी भी हमारा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे तो दैट विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट था ना यहां सिर्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बट बाहर से भी हमारा फैक्टर इनकम आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक खत्म होकर यहां नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम हम कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द नेशनल इनकम। तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द जीडीपी एंड द नेशनल इनकम by the product method.